ये सॉइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग के जो मॉड्यूल अपना चल रहा है उसके आज अपन लेक्चर सेकंड का डिस्कशन करेंगे। तो लेक्चर वन में अपन ने रेनफॉल प्रेसिपिटेशन के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था, उसी के रिमेनिंग टॉपिक्स को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले प्रेसिपिटेशन के जो अपन ने डेटा एनालिसिस है उसमें सबसे पहले होगा डेटा प्रेजेंटेशन के बारे में, गेज नेटवर्क के बारे में, मिसिंग डेटा के बारे में, इनकंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा के बारे में। देन सबसे पहले है डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो अपने पास जो रेनफॉल डेटा अवेलेबल है आइदर रिकॉर्डिंग रेन गेजेस का या नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेजेस का, तो इस डेटा को अपन को रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन का जो ग्राफ बनते हैं, जो कर्व्स बनते हैं, वो होता है मास कर्व। ठीक है, मास कर्व जो बनता है वो बनता है एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम के बीच में। तो यहाँ पर एक मास कर्व दिया है, इसमें है एक्यूमुलेटेड रेनफॉल इन सेंटीमीटर वर्सेस टाइम के बीच में। तो ये कर्व जो होता है इसमें एक्यूमुलेटेड है, तो इसमें जो रेनफॉल की वैल्यू है वो क्यूमुलेटिव होती है, ऑलवेज इंक्रीजिंग। या तो वो ऑलवेज इंक्रीजिंग होगी या स्ट्रेट लाइन होगी। इसका मतलब है कि उस टाइम स्पेन में कोई रेनफॉल नहीं हुई है, वो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो अपन को पता है कि अपने पास रेन गेजेस में अपन ने डिस्कस किए थे कि इस फॉर्म में अपने पास जो है डेटा अवेलेबल होता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक टिपिकल जो कर्व है, इस फॉर्म में अपने पास रेन गेज से डेटा अवेलेबल होता है। इस रेन गेज के डेटा से ही अपन ये मास कर्व जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देख सकते हैं इस कर्व में, जैसे रेनफॉल दी है आपके एमएम में और टाइम दिया है आवर्स में। तो फॉर एग्जांपल कि अपन को यहाँ जो टाइम है डेज की जगह आवर्स है, और हर एक घंटे या दो घंटे में अपन को मास कर्व ड्रॉ करना है। तो अगर 2 घंटे के स्पैन के लिए अपन देखें तो यहाँ पर 8 से 10 के बीच में 2 घंटे हो रहा है, उसमें लगभग हो रही है इसमें 1 mm रेनफॉल। ठीक है, तो अपन एक सिंपल ग्राफ कर सकते हैं जिसमें यहाँ नीचे होगा टाइम, यहाँ होगा एक्यूमुलेटेड रेनफॉल। ठीक है, यहाँ पर होगा सबसे पहले 2 आवर और यहाँ पर होगा 1 mm। ठीक है, देन सेकंड जो अपने पास है वो है 2 घंटे का, उसमें रेनफॉल हो रही है टोटल, इसमें एक्यूमुलेटेड लेना है, इस टाइम स्पैन की नहीं लेना अपन को। तो टोटल रेनफॉल जो हो रही है वो हो रही है 1.8 समथिंग। तो ये अपने पास इस तरीके का कर्व आता है। जहां भी रेनफॉल की वैल्यू यहाँ पर तो दिखाई नहीं, जैसे रेनफॉल की वैल्यू स्ट्रेट जा रही है, इसका मतलब है वहां कोई रेनफॉल नहीं हो रही, तो अपना मास कर्व भी जो स्ट्रेट हो जाएगा। एक सिंपल अगर अपन लैंग्वेज में बोले तो मास कर्व में जहां भी अगर स्लोप ज्यादा है जिस कर्व में, इसका मतलब है कि वहां पर ग्रेटर इंटेंसिटी से रेनफॉल हुई है, इसलिए एक छोटे टाइम स्पेन में अपन को ज्यादा रेनफॉल डेप्थ अचीव हुई है। ठीक है, और जहां पर अपना कर्व स्ट्रेट लाइन जा रहा है वहां पर कांस्टेंट नो रेनफॉल पीरियड रहा है, वहां पर रेनफॉल नहीं हुई है। देन अपन बात करें सेकंड कर्व की डेटा रिप्रेजेंटेशन के, उसको बोलते हैं हाइटोग्राफ। हाइटोग्राफ बनता है रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम के बीच में। ये है रेनफॉल इंटेंसिटी mm पर आवर में या सेंटीमीटर पर आवर में वर्सेस टाइम के बीच में। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल अगर ये अपन ग्राफ लेते हैं, इस ग्राफ में अपन ने जैसे 4 आवर के स्पैन में इनने हाइटोग्राफ जनरेट किए हैं। अगर अपने पास रिकॉर्डिंग रेन गेज का डेटा है तो अपन 4 आवर 1 आवर इस टाइप के जो भी डेटा है अपने पास, तो अपन उस डेटा को अपन को हाइटोग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली इंटेंसिटी निकाल के। बट अगर अपने पास नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेजेस का है तो अपन उसको डेली डेटा ही यहाँ आवर्स में ना होके इसमें डेज में होगा, तो जो टाइम है अपन डेज में उसका यूज करके हाइटोग्राफ को जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हाइटोग्राफ देखें तो पहले 4 आवर्स हैं उसमें लगभग 0.5 mm आवर रेनफॉल रही है। देन 8 आवर्स 8वें घंटे में 4 से 8 के बीच में टोटल 2 mm पर आवर रेनफॉल रही है। ठीक है, तो ये हाइटोग्राफ होता है। अच्छा, हाइटोग्राफ और मास कर्व भी एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के मास कर्व में, ये अपन नीचे और एक इसका रिप्रेजेंटेटिव इमेज है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में द स्लोप ऑफ द मास कर्व विल गिव द वैल्यू ऑफ द हाइटोग्राफ। ठीक है, अगर आप किसी भी मास कर्व की, जैसे आपको पता है कि यहाँ पर क्यूमुलेटिव रेनफॉल वर्सेस टाइम के बीच में अपन ने ग्राफ बनाया है, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में अगर अपन इसका स्लोप निकालते हैं तो वो होगा mm, दैट इज डेप्थ पर टाइम। ठीक
ठीक है, टाइम जैसे लिए आवर में, तो ये रिप्रेजेंट करता है इंटेंसिटी को। तो कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम में अपन इसकी स्लोप निकाल के इसकी इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो अपने पास रॉ डेटा अगर अवेलेबल है रेन गेज का, तो उससे अपन मास कर्व जनरेट कर सकते हैं, और मास कर्व से अपन हाइटोग्राफ जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास इंटेंसिटी की वैल्यूज हैं डायरेक्टली, तो डायरेक्टली आप हाइटोग्राफ जनरेट कर सकते हैं। तो ये दो टाइप के रिप्रेजेंटेशन होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास डेटा एनालिसिस का, रेन गेज नेटवर्क। ठीक है, रेन गेज नेटवर्क में सबसे पहले दो क्वेश्चन होते हैं कि जो रेन गेजेस अपने पास अवेलेबल हैं वो सफिशिएंट है, तो नंबर ऑफ रेन गेजेस सफिशिएंट है अपने पास, और उनको इंस्टॉल कहाँ करना है। तो इसमें दो क्वेश्चन अराइज होते हैं, हाउ मेनी रेन गेजेस आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी रेन गेजेस आर द सफिशिएंट टू कवर द होल वाटरशेड एरिया, द कैचमेंट एरिया, एंड वेयर टू इंस्टॉल दीज रेन गेजेस। ठीक है, तो इसके लिए भी कुछ स्टैंडर्ड सेट है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वाटरशेड है, तो इसमें अपन को ये पता रहता है कि इंस्टॉल्ड रेन गेजेस हैं वहां पर, ठीक है, ऑलरेडी, बट वो रेन गेजेस सफिशिएंट है कि नहीं। तो ये गेज नेटवर्क में अपन उसी का एनालिसिस करेंगे, और दूसरा ये भी देखेंगे कि उन रेन गेजेस को कहाँ कहाँ इंस्टॉल करना चाहिए। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। सबसे पहले है प्लेन एरिया में पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, सॉरी यहाँ पर छूट गया है, ये जो स्टैंडर्ड्स हैं वो पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर के लिए है। ठीक है, जो प्लेन एरिया में है वहां पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 2 रेन गेजेस की रिक्वायरमेंट है। देन मॉडरेट में 3 से 4, और हिली में चाहिए होता है 4 से 5। ठीक है, ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं जो कि फिक्स हैं कि इतने आइडियल होते हैं रेन गेजेस पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। और 10% ऑफ द रेन गेजेस शुड बी ऑफ रिकॉर्डिंग, ये भी एक रिक्वायरमेंट है कि 10% जो रेन गेजेस है वो रिकॉर्डिंग होना चाहिए। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उनके स्टैंडर्ड्स अलग हैं। उनके हिसाब से फ्लैट एरिया में जो होता है आइडियली 600 से 900 के बीच में एक रेन गेज होना चाहिए, बट एक्सेप्टेबल है 900 से 3000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। वहीं माउंटेन्स में देखें तो अपन 100 से 250 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में होना चाहिए, बट एक्सेप्टेबल है 250 से 1000। आप देखोगे माउंटेन्स में जो है वो रेन गेजेस ज्यादा रिक्वायर होते हैं, क्योंकि जो वेरिएशन ऑफ द रेनफॉल ओडोग्राफिक इफेक्ट के कारण वहां ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे अपन माउंटेन्स या हिली पोर्शन पे जाते हैं वहां पर वेरिएशन ज्यादा होता है, इस कारण से वहां पर ग्रेटर नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ रेन गेजेस ज्यादा लगती है। बात करते हैं अपन ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस की। फॉर एग्जांपल अगर अपने पास कोई वाटरशेड एरिया है और अपन को पता है जैसे यहाँ पर 6 to 8 रेन गेजेस इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, बस ये 8 रेन गेजेस जो है वो सफिशिएंट है कि नहीं। ठीक है, इसकी सफिशिएंसी निकालने के लिए अपन स्टेटिस्टिक्स यूज करते हैं। स्टेटिस्टिक्स में अपन यूज करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज करके। तो अपन को ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस का फॉर्मूला है CV अपॉन E। ठीक है, वहां पर CV है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और E है अलाउएबल एरर। ठीक है, तो CV जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसका फॉर्मूला है 100 मल्टीप्लाई बाय द सिग्मा m-1 अपॉन P, वेयर सिग्मा m-1 इज द स्टैंडर्ड डिवीजन एंड P इज द एवरेज रेनफॉल। ओके, एंड स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ PI माइनस P बार का होल स्क्वायर समेशन फॉर m नंबर ऑफ स्टेशन अपॉन m-1 होल अपॉन P बार। ये सिंपल स्टैटिकल फॉर्मूला है। इस स्टैटिकल फॉर्मूले का यूज करके अपन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेते हैं। देन अपन CV निकाल लेते हैं। CV निकालने के बाद में अलाउएबल एरर जो है वो 10% लेते हैं, इसका रेशियो लेते हैं, स्क्वायर करते हैं, और जो वैल्यू आती है उससे देख लेते हैं कि जो रेन गेजेस हैं सफिशिएंट है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर अपन को एडिशनल गेजेस वहां पर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो इसके बाद जो डेटा एनालिसिस का नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिसिंग डेटा का। मिसिंग डेटा क्या होता है कि कभी कभी कुछ ह्यूमन एरर के कारण, कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण कुछ रेनफॉल डेटा वो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, आइदर रेन गेज नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेजेस में या रिकॉर्डिंग रेन गेजेस में। रिकॉर्डिंग रेन गेजेस में इसको फाइंड आउट करने का तरीका बहुत डिफिकल्ट होता है, बट नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेजेस में अपन इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मिसिंग डेटा फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। पहला है बाय यूजिंग एरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो सिंपली अगर फॉर एग्जांपल कि एक कोई वाटरशेड है जिसमें यहाँ पर 3 से 4 रेन गेज स्टेशन जो है वो इंस्टॉल्ड है, तो अपन माने कि यहाँ पर कोई 5th नंबर का स्टेशन है, कोई स्पेसिफिक डे में, जैसे 12 जुलाई ऑफ 2012।
ठीक है। 12 जुलाई 2012 का जो डेटा है वो मिसिंग है, नियर बाई स्टेशन का अवेलेबल है, बट इस स्टेशन का जो डेटा है वो मिसिंग है। तो उस केस में पहला ये मेथड होती है कि अपन सिंपली अरिथमेटिक मीन निकाल के इन बाकी जो रेन गेजेस हैं उसमें सेम डे का जो भी रेनफॉल डेटा है उसका एवरेज निकाल के अरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं, जो कि अपन कंसीडर करते हैं कि इसका रेनफॉल जो मिसिंग डेटा होगा वो इतना ही होगा, ठीक है। बट यहाँ पर दिक्कत जब आती है कि जब किसी वाटरशेड में वाइड वेरिएशन होता है, ठीक है, तो इसके लिए अपन एक यहाँ पर एक रूल है कि जो नॉर्मल एवरेज प्रेसिपिटेशन, इसका मतलब ये नॉर्मल प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है द एवरेज ऑफ 30 इयर्स, द प्रीवियस 30 इयर्स ऑफ रेनफॉल, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं एवरेज प्रेसिपिटेशन, नॉर्मल एवरेज प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला ये है कि पर्टिकुलर डे का जो पर्टिकुलर स्टेशन है उसका जो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन है वो विद इन 10% होना चाहिए नियर बाई स्टेशन का, ठीक है। तो पर्टिकुलर स्टेशंस का जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है उसका नॉर्मल प्रेसिपिटेशन निकालना है, मतलब उसके 30 इयर्स जो हिस्टोरिक डेटा है उसके 30 इयर्स का एवरेज प्रेसिपिटेशन, नियर बाई जो स्टेशंस है उनका एवरेज प्रेसिपिटेशन, एनुअल प्रेसिपिटेशन एवरेज निकालना है 30 इयर्स का, देन उसको एवरेज करना है, तो वो विद इन 10% है, तो अपन इसमें ये अरिथमेटिक मीन मेथड यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि देयर इज अ वेरी लिटिल वेरिएशन और द नो वेरिएशन ऑफ द डेटा बिटवीन दीज रेन गेजेस, ओके। अगर उसका वेरिएशन जो है वो 10% से ज्यादा आता है, नॉर्मल एवरेज प्रेसिपिटेशन अगर उसके 10% से ज्यादा आता है, उस केस में अपन सेकंड मेथड यूज करते हैं, दैट इज नॉर्मल एवरेज मेथड, ठीक है। कंसेप्ट नॉर्मल एवरेज मेथड में सेम है, जैसे नॉर्मल मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल प्रेसिपिटेशन होता है एवरेज ऑफ द 30 डे ईयर्स रेनफॉल, ठीक है। तो इसमें अपन ये फॉर्मूला यूज करते हैं px अपॉन nx इज इक्वल टू समेशन ऑफ i 1 अप टू द m फॉर द m नंबर ऑफ स्टेशन pi अपॉन ni अपॉन m, ठीक है। वहां जहां px है अपने पास रेनफॉल डेप्थ ऑफ द स्टेशन x, मतलब जिसको अपन कंसीडर कर रहे हैं जिसमें मिसिंग डेटा है, nx है उस रेन गेज स्टेशन का नॉर्मल प्रेसिपिटेशन, ठीक है। पीआई जो है वो रेनफॉल डेप्थ नियर बाई स्टेशन का है सेम डे का जिसमें मिसिंग डेटा है, ठीक है। एनआई है नॉर्मल प्रेसिपिटेशन ऑफ द नियर बाई स्टेशन, ये एवरेज होता है जितने नियर बाई स्टेशन है उनका एवरेज, देन एम इज द नंबर ऑफ रेन गेजेस। तो इसमें सभी वैल्यू अपने पास अवेलेबल हो जाती है। नॉर्मल प्रेसिपिटेशन एक्स स्टेशन का अपन निकाल सकते हैं, पीआई अपन इजीली निकाल सकते हैं, एनआई निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ स्टेशन अपन को पता है तो अपन इजीली पीएक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दैट इज द रेनफॉल डेप्थ फॉर द स्टेशन एक्स, दैट इज द मिसिंग डेटा, ठीक है। तो ये है अपने पास मिसिंग डेटा के कैलकुलेशन का। अब अपन बात करेंगे डेटा एनालिसिस का नेक्स्ट टॉपिक है इनकंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा। तो इनकंसिस्टेंसी क्यों होती है, इसके रीजन सबसे पहले अपन इस पे डिस्कशन करेंगे। कभी कभी इन एरर के कारण जो अपनी डेटा है उसकी कंसिस्टेंसी अपन को चेक करना पड़ता है कि वो डेटा कंसिस्टेंस है कि नहीं। कभी कभी रेनगेज की शिफ्टिंग के कारण या कभी कभी फॉरेस्ट फायर के कारण, इकोसिस्टम चेंज होने के कारण, इस कारण से क्या होता है कि अपने डेटा में एक कंसिस्टेंट एरर आने लगता है, ठीक है। उस एरर को सही करना या एडजस्ट करना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए अपन जो है वो इस टाइप का अपन एनालिसिस करते हैं और चेक करते हैं कि जो अपने पास अवेलेबल डेटा है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं, और अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है तो उसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करना, इनकंसिस्टेंसी को एडजस्ट करना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन डबल मास कर्व एनालिसिस। डबल मास कर्व एनालिसिस में अगर अपने पास फॉर एग्जांपल कि एक वाटरशेड एरिया है, ठीक है, इसमें अपने पास 5 रेनगेज स्टेशन हैं और ये सेंटर वाला जो स्टेशन है इसकी अपन को कंसिस्टेंसी चेक करना है, ठीक है। अपन को ये डाउट है कि इन रीजंस के कारण या ह्यूमन एरर के कारण या फॉरेस्ट फायर के कारण, चेंज ऑफ इकोसिस्टम के कारण या शिफ्टिंग ऑफ रेनगेजेस के कारण इसमें इसके डेटा जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है या इसमें कोई एरर आया है। तो उसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए अपन को एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसमें अपन सबसे पहले जो एक्स स्टेशन है उसका एक्यूमुलेटेड रेनफॉल लेते हैं, ठीक है, एनुअल। देन जो नियर बाई स्टेशन है उनका एवरेज एक्यूमुलेटेड रेनफॉल लेते हैं और उसको अपन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस में, और एक्यूमुलेटेड रेनफॉल ऑफ द एनुअल डेटा जो कि एक्स स्टेशन का है उसको अपन ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस में, ठीक है। तो इसमें अपन लेते हैं टाइम रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। अगर इस ग्राफ से अपन समझें
तो जैसे अपने पास है ये जो मोस्ट रिसेंट डेटा से अपन स्टार्ट करते हैं, जैसे 2025 का है, 24 का है, देन 23 का है। तो अप टू द अपन अपने पास डेटा है समझो 90 तक, 1990 तक, ठीक है। तो अपन यहाँ से लेते हैं एक्यूमुलेटेड रेनफॉल ऑफ द स्टेशन एक्स, ठीक है, ये एनुअल रेनफॉल है। और यहाँ पर अपन लेते हैं, जैसे इसमें 18 स्टेशन का बताया, अपन ले रहे हैं 4 स्टेशन, ठीक है। तो 4 स्टेशन का एवरेज रेनफॉल, ठीक है। मान लीजिए अगर कि पहले स्टेशन, चारों स्टेशन में किसी ईयर में 10 mm रेनफॉल हो रही है, ठीक है। अब चारों स्टेशन का पहले एवरेज निकालते हैं, एवरेज निकालने के बाद हर ईयर का डेटा, तो उसको अपन एक्स एक्सिस में लेते हैं। एक्स एक्सिस में लेने के बाद ये अपन देखते हैं कि ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं या नहीं। अगर जहां भी लाइन डेविएट हो रही है, इसका मतलब ये है, जैसे अपन मान लीजिए कि सन 2000 में या ईयर 2000 में ये जो है ये डेविएशन स्टार्ट हुआ है, मतलब यहाँ स्ट्रेट लाइन शो की है, देन यहाँ पर एक छोटा सा डेविएशन दिखा रहा है। इसका मतलब है कि वो डेटा कंसिस्टेंट नहीं है और उस डेटा को कंसिस्टेंट करना, एडजस्ट करना जरूरी है, ठीक है। अपन इसको अब एडजस्ट कैसे करते हैं, तो इसमें अपन को सबसे पहले फाइंड आउट करना रहता है करेक्शन फैक्टर, या इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर। तो कुल मिला के करेक्शन फैक्टर का पर्पस ये है कि ये जो कर्व है, जो डेविएशन आ रहा है, उसको सही करके इस कर्व को स्ट्रेट लाइन कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए इस पे आपको दिख रहा है, जैसे एक जो करेक्टेड जो लाइन, सॉरी अनकरेक्टेड लाइन है, जो ओरिजिनल लाइन है वो है ये वाली, ठीक है। और अपन को जो करेक्ट करना है वो लाइन है ये वाली, ठीक है। तो एडजस्टमेंट फैक्टर का या करेक्शन फैक्टर का सीधा फॉर्मूला है कि इस लाइन का स्लोप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, जैसे इन लोगों ने एक पॉइंट ऑफ टाइम ये डिसाइड किया है, ठीक है। तो इसमें पॉइंट ऑफ टाइम में सबसे पहले स्लोप निकालना है, और इसी पॉइंट ऑफ टाइम का यहाँ का स्लोप निकालना है, इस स्लोप निकालना है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्टेड वैल्यू है, जो अपने पास अपन को चाहिए स्ट्रेट लाइन अपॉन ओरिजिनल वैल्यू या अनकरेक्टेड वैल्यू, अनकरेक्टेड कर्व, ठीक है। तो इनका जो करेक्टेड स्लोप अपन तो ओरिजिनल स्लोप, ठीक है। तो ये अपन को देता है एडजस्टमेंट फैक्टर, ठीक है। तो जैसे m1 अपन मान लेते हैं स्लोप ऑफ जो है वो अनकरेक्टेड लाइन का, ओरिजिनल का, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका स्लोप आ रहा है वो आ रहा है 10 डिवाइडेड बाय से 7.9, ठीक है। तो होगा 1.265। और जो करेक्टेड वैल्यू है अपने पास वो है, करेक्टेड जो लाइन है उसका स्लोप है 7, जो कि ये हाइट है, डिवाइडेड बाय द 7.9 सेम, ठीक है, 0.86। मतलब सिंपली अगर अपन बोले स्लोप को कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, अगर बेस को हटा दें तो सिंपली इनका जो डिफरेंस है हाइट का, ठीक है, इन दोनों कर्व की हाइट का डिफरेंस है, उनका जो रेशियो है वो एडजस्टमेंट फैक्टर अपन को देता है, ठीक है। तो अगर यहाँ नीचे एक फॉर्मूला भी दिया है, तो जैसे अपन ने बात किए थे, पीसीएक्स जो है वो है, सॉरी, पीसीएस जो है पीसीएक्स जो है वो है अपने पास एडजस्टेड वैल्यू, ओके। पीएक्स है अपने पास ओरिजिनल वैल्यू, एमसी है द स्लोप ऑफ द करेक्टेड कर्व, एंड एमओ है द स्लोप ऑफ द अनकरेक्टेड और ओरिजिनल लाइन, ठीक है। और अगर इसको इंटरसेप्ट की भाषा में बात करें तो सी जो हो गया वो अपने पास जाएगा करेक्टेड लाइन का इंटरसेप्ट, और ओ हो गया अपने पास इंटरसेप्ट ऑफ द अनकरेक्टेड लाइन। तो जो सी बाय ओ उसको बोलते हैं अपन एडजस्टमेंट फैक्टर या करेक्शन फैक्टर। एडजस्टमेंट फैक्टर के आने के बाद में जितनी भी वैल्यूज हैं, जो अपन को एक्स स्टेशन है जिसका डेटा इनकंसिस्टेंट है, उनकी हर एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू से इस करेक्शन फैक्टर या एडजस्टमेंट फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, जो अपन को देता है एडजस्टेड वैल्यू या फिर करेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्स स्टेशन एक्स अंडर कंसिडरेशन। तो ये तरीका होता है डबल मास कर्व से डेटा की कंसिस्टेंसी चेक करने का। नेक्स्ट अपने पास टॉपिक है डेटा एनालिसिस का, एरियल एवरेजिंग का। तो एरियल एवरेजिंग के पहले में अपन को ये समझना जरूरी है कि जो रेन गेज से अपन को डेटा मिलता है उसको अपन ने समझ ली कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है इन द फॉर्म ऑफ द मास कर्व एंड हाइटोग्राफ। बट होता क्या है कि ये रेन गेजेस का डेटा अपन को पॉइंट रेनफॉल कहलाता है। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर अपने पास एक छोटा सा वाटरशेड है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ स्टेशन हैं ए बी सी डी, ठीक है, ये आउटसाइड जा रहा है स्टेशन, 4 स्टेशन है रेन गेज है। बट कोई अपन से पूछता है कि इस पर्टिकुलर वाटरशेड में रेनफॉल कितनी हुई है,
तो वहां पर अपन पॉइंट रेनफॉल का जिक्र नहीं करते हैं, क्योंकि पॉइंट रेनफॉल उस पर्टिकुलर स्टेशन की रेनफॉल होती है। बट किसी भी एवरेज किसी भी एरिया की रेनफॉल बताने के लिए अपन को उसकी एवरेजिंग करना जरूरी होता है। आप आईएमडी की वेबसाइट्स में भी, रिपोर्ट्स में भी देखे होंगे आपने कि किसी ब्लॉक की या किसी डिस्ट्रिक्ट की इतनी रेनफॉल है, तो वो उसकी पॉइंट रेनफॉल वैल्यू नहीं होती, उसका टोटल एवरेज होता है। इसके एवरेज निकालने का भी एक तरीका होता है, तो उस तरीके के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहली मेथड है इसमें, वो है अरिथमेटिक मीन मेथड। ठीक है, अरिथमेटिक मीन जैसे आपको लग रहा है इसमें नाम से क्लियर है कि जितने भी रेंगेजेस हैं उनकी जो भी पॉइंट वैल्यू है उनका सिंपल अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो वो उसकी रिप्रेजेंटेटिव एवरेज एरियल वैल्यू होगी। ठीक है, बट इसमें एडवांटेजेस क्या है कि इसमें जो है स्पेसिंग को इग्नोर करते हैं। मान लीजिए अगर कोई वाटरशेड है जिसमें एन नंबर ऑफ स्टेशन है, जैसे 4 स्टेशन यहाँ, सिंगल स्टेशन यहाँ है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्टॉर्म्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्टॉर्म्स का जो जो भी स्टॉर्म आएगा वहां पर जो भी रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट होंगे एज कम्पेयर टू दिस रीजन, बट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू अपने पास इसकी ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस रीजन। तो यहाँ पर जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग यूनिफॉर्म नहीं है, इस कारण से अपन को अरिथमेटिक मीन मेथड प्रिसाइज वैल्यू नहीं देगा एज कंपेयर टू द अदर मेथड्स। ओके, तो ये जो स्पेसिंग को कंसीडर नहीं करता है अरिथमेटिक मीन मेथड, उसको सभी को प्रॉपर वेटेज नहीं प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या है, ओरोग्राफिक इफेक्ट। ओरोग्राफिक इफेक्ट आपको मैंने बताया था कि जहां भी माउंटेन्स है वहां ओरोग्राफिक इफेक्ट आ जाता है। ओरोग्राफिक इफेक्ट में क्या होता है कि किसी वाटरशेड के कोई रीजन में अगर वहां माउंटेन्स है और नीचे प्लेन्स है, तो आपको पता है माउंटेन्स में जो वेरिएशन ऑफ द रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहां स्टॉर्म पैटर्न काफी अलग होता है एज कम्पेयर टू द प्लेन्स। इस केसेस में भी अपने पास जो वेटेज है, ठीक है, एरिया को प्रॉपर वेटेज प्रोवाइड नहीं करता है, इस कारण से उस केसेस में अरिथमेटिक मीन मेथड जो है वो प्रिसाइज नहीं होती है। तो इसी के ड्रॉबैक को अपन को दूर करने के लिए नेक्स्ट मेथड है अपने पास थीसिस पॉलीगॉन मेथड। ठीक है, तो इसके ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए अपन ने इसमें इंट्रोड्यूस हुई थी थीसिस पॉलीगॉन मेथड। थीसिस पॉलीगॉन मेथड में ये बहुत अच्छे से इसमें समझाया है कि एक कोई वाटरशेड एरिया है अपने पास, ठीक है, उसमें अप टू द एफ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अप टू द आई स्टेशन तक अपने पास रेनगेज इंस्टॉल्ड है। तो थीसिस पॉलीगॉन मेथड में ये बताया है कि सबसे पहले रेनगेज स्टेशन को मिलाना है, ठीक है, जैसे इसमें दिखाया हुआ है। देन उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को ज्वाइन करना है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक रेन गेज के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव एरिया जनरेट हो जाएगा। जैसे सी स्टेशन के लिए ये एरिया है जो रेड कलर के मार्क में है, डी के लिए व्हाइट कलर के मार्क में है, ब्लू के लिए एच के मार्क में, मतलब हर एक रेन गेज स्टेशन के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव एरिया आ जाएगा। ठीक है, इन रिप्रेजेंटेटिव एरिया का जो वेटेज है वो मल्टीप्लाई कर देंगे अपन के उसके डेप्थ ऑफ द रेनफॉल का, और देन सम अप कर देंगे तो अपन को एवरेज रेनफॉल हो जाएगी, जो कि इस फॉर्मूले में बताया है। ठीक है, इस एरिया में भी आप समझ सकते हैं, जैसे डेप्थ मल्टीप्लाई बाय द फॉर, जैसे ए स्टेशन के लिए अपन लेंगे, ए स्टेशन के लिए वहां ए स्टेशन की डेप्थ मल्टीप्लाई बाय द थीसिस पॉलीगॉन एरिया। ठीक है, तो इससे अपन जो ए स्टेशन है उसकी रिप्रेजेंटेटिव रेनफॉल डेप्थ आ जाएगी और सबको सम अप कर देंगे तो टोटल एरिया की अपने पास एवरेज प्रेसिपिटेशन आ जाएगा। ये काफी वाइडली यूज्ड मेथड है, बट इसके एडवांटेज वही है, आपको बताया था कि जो रिलेटिव पोजीशन और स्पेसिंग है उसको एनकाउंटर करती है इसमें, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो वो सबको इक्वल वेटेज प्रोवाइड करता है। अगर कोई रेनफॉल में स्पेसिंग ज्यादा है तो उसको ज्यादा एरिया प्रोवाइड करता है, उसको ज्यादा वेटेज प्रोवाइड करता है, किसी रेनफॉल की स्पेसिंग कम है तो वहां पर कम वेटेज प्रोवाइड करता है। बट इसके डिसएडवांटेजेस नहीं कि ओरोग्राफिक इफेक्ट को ये तब भी इसके दूर नहीं कर पाता है, और अगर कोई स्टेशन इसमें ऐड हो जाता है तो पूरा कैलकुलेशन अपन को फिर से करना पड़ता है। तो ये दो डिसएडवांटेज अभी भी हैं इस मेथड में। तो इसी को दूर करने के लिए थर्ड मेथड इंट्रोड्यूस हुई थी, इसका नाम है आइसोहाइटल मेथड। तो आइसोहाइटल मेथड, आइसोहाइट्स हैं आपको पता है, आइसोहाइट्स आर द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द इक्वल डेप्थ ऑफ द रेनफॉल। इक्वल रेनफॉल डेप्थ के जो लाइंस ज्वाइन करने के बाद में जो लाइन शो करते हैं उनको बोलते हैं आइसोहाइट्स। ठीक है, ये रेनफॉल कंटूर्स भी बोल सकते हैं आप इसको। तो इस एग्जांपल इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें आप देख रहे हैं किसी वाटरशेड एरिया के आइसोहाइट जनरेट है, ठीक है, जिसके आइसोहाइट्स वैल्यू है 30, 25, 5-5 mm या 5-5 सेंटीमीटर के ये आइसोहाइट्स हैं। इसमें सिंपल फॉर्मूला है कि
एवरेज बिटवीन द टू आइसो हाइट, ठीक है, जैसे ये है 20 और 15 के बीच में, एवरेज बिटवीन द टू हाइट्स आइसो हाइट्स मल्टीप्लाई बाय द एरिया बिटवीन द टू आइसो हाइट विल गिव द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द डेप्थ ऑफ द रेनफॉल ऑफ दैट एरिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपन को एवरेज रेनफॉल निकालना है तो ये एरिया इन दोनों के दोनों आइसोहाइट के बीच में जितना भी एरिया आ रहा है मल्टीप्लाई द एवरेज बिटवीन द टू वैल्यू, जैसे 20-15 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय द स्टार 7 जो है, मतलब ये 2 नंबर का जो एरिया है इन दोनों आइसोहाइट्स के बीच में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका एरिया का वेटेज हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय द प्रेसिपिटेशन, और टोटल एरिया से डिवाइड कर देंगे तो उसका वेटेज हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय द प्रेसिपिटेशन विल गिव द एवरेज डेप्थ ऑफ द रेनफॉल। इस फॉर्मूला में आप देख सकते हैं, जैसे ये फॉर्मूला में आप देख सकते हैं, जैसे इस एरिया के लिए P1 मल्टीप्लाई बाय द A1 अपॉन AT, ठीक है। तो A1 क्या है, A1 है ये वाला एरिया, यहाँ पर अपन P1 ले रहा है, ठीक है। देन अपने आ जाएगा A2 डिवाइडेड बाय द AT, ठीक है। यहाँ पर A2 है मतलब एरिया बिटवीन द दीज टू आइसोहाइड, जो तो P2 हो गया अपने पास वो होगा 20 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय द A2 डिवाइडेड बाय द AT, AT इज द टोटल एरिया। तो यहाँ पर अपने पास हो गया जो वेटेज प्रोवाइड कर रहा है वो हो रहा है A2 बाई टी मल्टीप्लाई बाय द 15 प्लस 20 अपॉन 2, ठीक है, दैट इज द P2। तो ये जितने नंबर ऑफ स्टेशन के लिए उतने नंबर ऑफ स्टेशन के लिए सबको सम अप कर देंगे तो ये अपन को एवरेज डेप्थ देगा। तो ये है अपना एरियल एवरेजिंग निकालने के मेथड्स। अब अपन बात करेंगे, कुछ कर्व्स हैं, इंपॉर्टेंट कर्व हैं, ये एनालिसिस कर्व्स होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि कुछ रेनफॉल वैल्यूज को डिजाइन पर्पस के लिए अपन यूज करते हैं, जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं उनकी डिजाइनिंग के लिए, ड्रॉट स्टडीज के लिए, फ्लड स्टडीज के लिए। तो इन स्टडीज के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट कर्व्स हैं रेनफॉल के, जिनको बोलते हैं डेड कर्व एंड आईडीएफ कर्व। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे डेड कर्व्स के बारे में। तो डेड कर्व्स जिनको बोलते हैं डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व। तो फॉर एग्जांपल लेंगे अगर अपन कि अगर कोई एक स्टॉर्म है, ये ठीक है, ये अगर आपको दिख रहा है कि स्टॉर्म है, इसका सेंटर है जिसको बोलते हैं आई ऑफ द स्टॉर्म, ओके। तो अपन ने देखे कि स्टॉर्म है, तो स्टॉर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि उसके सेंटर ऑफ द स्टॉर्म में सबसे हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल होती है, सबसे हाईएस्ट डेप्थ ऑफ द रेनफॉल होती है। बट ऑन इंक्रीजिंग द एरिया, जैसे जैसे अपन उसकी आई से दूर जाते हैं, इंटेंसिटी यूजुअली लोअर होती है, ठीक है। तो ये स्टॉर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कोई भी स्टॉर्म आता है उसके आई ऑफ द स्टॉर्म में ज्यादा रेनफॉल होती है एज कंपेयर टू द आउटर साइड। तो अपन ये कह सकते हैं कि अगर अपन एक छोटे एरिया में एनालिसिस करें तो इसमें मान लेते हैं कोई आई इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है, तो मान लेते हैं इसमें 10 mm रेनफॉल हुई। बट अगर अपन थोड़ा बड़े एरिया में जाते हैं, ठीक है, तो थोड़े बड़े एरिया में अपन बोलेंगे कि 10 सेंटीमीटर की जगह 20 सेंटीमीटर रेनफॉल हुई, क्योंकि 10 इसकी और 10 आउटर एरिया की। बट अगर अपन बात करें एवरेज की या मैक्सिमम की, तो उस केस में अपन ये देखेंगे कि एवरेज डेप्थ जो है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि आपका एरिया बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये अपन कह सकते हैं कि एवरेज डेप्थ या मैक्सिमम डेप्थ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया की। इसका मतलब यह है कि ऑन इंक्रीजिंग द एरिया द डेप्थ ऑफ द प्रेसिपिटेशन इज डिक्रीजेस, बिकॉज वो मैक्सिमम या एवरेज डेप्थ किसी भी स्टॉर्म को एक बड़े एरिया में मेंटेन करने में बहुत मुश्किल होती है। दूसरा अपन ये बोल सकते हैं विद टाइम एवरेज डेप्थ या मैक्सिमम डेप्थ जो है रेनफॉल की वो बढ़ती है विद टाइम, जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ेगा तो एवरेज डेप्थ या उसकी क्यूमुलेटिव डेप्थ या एवरेज डेप्थ उसकी किसी भी स्टॉर्म की बढ़ेगी। इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स, इन दो रिलेशंस का यूज करके अपन डेप्थ या ड्यूरेशन कर्व निकालते हैं। तो अपन एक ग्राफ यहाँ पर देख रहे हैं, मैक्सिमम एवरेज डेप्थ वर्सेस द एरिया, ओके। या मैक्सिमम एवरेज डेप्थ दोनों टर्म इसलिए यूज किए हैं, ये आइदर मैक्सिमम डेप्थ ले सकते हैं, आइदर एवरेज डेप्थ भी ले सकते हैं, या मैक्सिमम एवरेज डेप्थ भी ले सकते हैं। ये स्टडी जो किए हैं वो मल्टीपल स्टॉर्म्स के लिए किए हैं, ठीक है। तो मल्टीपल स्टॉर्म्स में पहले एवरेज निकाले हैं, पहले सभी का मैक्सिमम वैल्यू निकाले, देन उसका एवरेज निकाले। तो अपन यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि एवरेज डेप्थ या मैक्सिमम डेप्थ इज डिक्रीजेस विद एरिया, ठीक है। आप कर्व का शो कर सकते हैं कि यहाँ पर विद इंक्रीज इन द एरिया जो मैक्सिमम एवरेज डेप्थ है वो डिक्रीज हो रही है, बट इट इज इंक्रीजेस विद द टाइम, ओके। 1 आवर, 6 आवर, 12 आवर, 18 आवर्स, ठीक है। तो मैक्सिमम डेप्थ है वो विद टाइम इंक्रीज होती है। अच्छा, इसका पर्पस क्या है? यूजुअली होता क्या है कि
अगर कोई भी स्टॉर्म अपन को पता है और अपन को ये पता है कि उसका एवरेज डेप्थ कितना है, ठीक है, उसकी एरियल एवरेजिंग से अपन को पता है कि उसकी एवरेज रेनफॉल कितनी है, तो अपन ये मान सकते हैं कि अगर उसकी एवरेज डेप्थ अपन को पता है तो इस रिलेशनशिप का यूज करके अपन उसकी मैक्सिमम पॉसिबल डेप्थ ऑफ द रेनफॉल कितनी हो सकती है आई ऑफ द स्टॉर्म में, वो अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इसका प्रैक्टिकल पर्पस मैं आपको और बताऊंगा। तो ये फॉर्मूला है इसका रिलेशनशिप का, P bar is equal to P0 e to the power minus K to the power n, where P bar is the average depth of the rainfall. Then P0 is the maximum depth of the rainfall, जो अपन ने बात की थी सेंटर ऑफ द आई ऑफ द स्टॉर्म में होता है, यूजुअली अप टू 25 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में होता क्या है कि कभी भी जरूरी नहीं है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि कोई भी रेन गेज स्टेशन किसी भी आई ऑफ द स्टॉर्म्स के आसपास या एग्जैक्ट उस पॉइंट पर इंस्टॉल्ड हो। इसीलिए अपन ये मान लेते हैं अप टू 25 स्क्वायर किलोमीटर एरिया तक अगर कोई रेन गेज स्टेशन है वहां पर, तो उसको अपन मान लेते हैं कि वो आई ऑफ द स्टॉर्म है। ठीक है, देन k is the constant which is the function of time, a is the area in the square kilometer and n is the constant which is also the function of time. Okay, तो इसका पर्पस ये है कि अगर अपने पास एवरेज डेप्थ ऑफ द रेनफॉल, अगर अपने फॉर एग्जांपल ये एक्चुअली क्या है, स्टॉर्म स्टडीज के लिए यूज होता है, जैसे मल्टीपल स्टॉर्म, जैसे मैंने आपको बात किया था ना, जैसे अपन को पता है कि अपन आइसोहाइट जनरेट कर लिए किसी भी एरिया की, अगर अपन को डेड एनालिसिस करना है वहां पर, तो किसी भी एरिया का अपन ने आइसोहाइट जनरेट किया, आइसोहाइट करके अपन डिमार्केट करते हैं कि वहां स्टॉर्म्स कहाँ थे, आइसोलेटेड स्टॉर्म्स। ठीक है, आइसोलेटेड स्टॉर्म्स अपन ने फाइंड आउट कर लिए, फाइंड आउट करने के बाद अगर अपन को पता है कि उस रीजन का एवरेज डेप्थ ऑफ द प्रेसिपिटेशन क्या है, एवरेज डेप्थ ऑफ द रेनफॉल क्या है, तो इस रिलेशनशिप का यूज करके अपन P0 फाइंड कर सकते हैं। P0 मतलब मैक्सिमम रेनफॉल डेप्थ, मतलब ये मैक्सिमम अचीवेबल रेनफॉल है उस स्टॉर्म के लिए। तो अगर अपन कोई भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं और बाय द वे अगर वो स्ट्रक्चर नेक्स्ट टाइम जब भी स्टॉर्म आए तो वो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर उसके सेंटर ऑफ द आई ऑफ द स्टॉर्म है, तो अपन को ये मैक्सिमम या थ्रेशोल्ड वैल्यू का पता होना चाहिए कोई भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए कि मैक्सिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू ये क्या अचीव कर सकता है ये स्टॉर्म। ठीक है, इसी का उल्टा अगर अपन करें कि अगर अपन को कोई रेन गेज यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है जिसमें अपन को वैल्यू पता है कि सेंटर ऑफ द आई ऑफ द स्टॉर्म में कितना रेनफॉल थी, बट इसकी अपन को एवरेज वैल्यू निकालना है कि पूरे स्टॉर्म्स की एवरेज डेप्थ ऑफ द रेनफॉल क्या है, तो अपन इस फॉर्मूले का यूज करके अपन इजीली निकाल सकते हैं कि इसकी एवरेज डेप्थ ऑफ द रेनफॉल क्या होगी स्टॉर्म की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है, डिजाइन पर्पज से ये डेड कर्व्स बहुत यूज होते हैं, पर्टिकुलरली हाइड्रोलिक डिजाइन में और हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस में। देन डेटा एनालिसिस का लास्ट जो कर्व है अपने पास है वो आईडीएफ कर्व, या इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी कर्व। ओके, तो आईडीएफ यहाँ पर एक टर्म आ रही है फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी आपको पता है, ड्यूरेशन पता है, बट एक फ्रीक्वेंसी की नई टर्म आ रही है, तो उसके लिए थोड़ा इंट्रोडक्टरी में फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का कोई डिस्कशन करूंगा, हालांकि इसका डिटेल डिस्कशन अपन आगे वाले लेक्चर्स में करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट, तो यहाँ पर आ जाता है स्टेटिस्टिक्स या प्रोबेबिलिटी। तो अपन बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एनी रेनफॉल, अपन मान लेते हैं कि कोई एक मैग्नीट्यूड है रेनफॉल का, वो मैग्नीट्यूड की प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस है P। ठीक है, तो यहाँ पर एक और नई टर्म आती है रिकरेंस रिटर्न पीरियड, जिसको T से डिनोट किया है। रिटर्न पीरियड होता है कि इस टाइम स्पैन में वो रेनफॉल जो है वो रीअपियर हुई है, इस रिटर्न पीरियड को एक और बोलते हैं रिकरेंस इंटरवल। रिकरेंस इंटरवल मतलब रीअकर हो रहा है। ओके, तो अपन ये मानते हैं कि कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस उसकी P है, मतलब उस इवेंट की जो वापस आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको P है, और कितनी देर में वो वापस आ रहा है वो उसका रिटर्न पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की टर्म है तो इसको अपन एवरेज में लेते हैं, एग्जैक्ट नहीं होती है, जस्ट प्रोबेबिलिटी होती है। ओके, सो अगर अपन मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि अच्छा यहाँ पर फॉर्मूलेज हैं कुछ, ठीक है, तो सबसे पहले अपन को प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस और रिटर्न पीरियड के लिए प्लॉटिंग पोजीशंस को समझना जरूरी है। प्लॉटिंग पोजीशन कुछ नथिंग बट इट्स द फॉर्मूलाज फॉर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस और फाइंडिंग द रिटर्न पीरियड। ओके, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू m प्लस a अपॉन n प्लस b, वेयर n और a और b जो कांस्टेंट होते हैं, ये अलग अलग जो मेथड्स हैं, अलग अलग मेथड्स में a और b की वैल्यू अलग अलग होती है। वेबुल है जो बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं और उनकी यूनिवर्सली अडॉप्ट होती है ये,
तो अगर उसमें उनकी वैल्यू अडॉप्ट करें तो पी का फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू एम प्लस एम अपॉन एन प्लस वन और टी इज इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन एम। यहाँ पर एम और एन का मैं आपका डिस्कस कर लेते हैं, एम और एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि अगर अपने पास 30 ईयर्स का रेनफॉल डेटा है, ठीक है, अपने पास 30 ईयर्स का रेनफॉल डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया अपने पास रेनफॉल और यहाँ पर आ गया अपने पास ईयर्स, ठीक है। तो अपने को क्या करना है कि जैसे 30 ईयर्स का रेनफॉल डेटा है तो सबसे पहले उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर इसका मतलब होता है सबसे हाईएस्ट एंड लोएस्ट लोअर 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 देन लोएस्ट, ठीक है। तो जो हाईएस्ट है, जो रेनफॉल है, जैसे मान लीजिए कि कोई हाईएस्ट रेनफॉल ए मैग्नीट्यूड की है, देन बी है, देन सी है, अप टू द जेड। जो हाईएस्ट रेनफॉल है वो होगी फर्स्ट रैंक की, बी होगी सेकंड रैंक की, तो ये रैंक है वो है एम, ओके। तो m is nothing but the rank and n is the number of years। जितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए अपन ये एनालिसिस कर रहे हैं वो हो जाएगा अपने पास n। तो सिंपली इस फॉर्मूले रखेंगे अपन, तो अपन को t और p की प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस एंड द रिटर्न पीरियड, इसकी वैल्यू अपन को पता चल जाएगी। ये वैल्यू निकालने के बाद में आप देखेंगे, जैसे ये ग्राफ है, इस ग्राफ में आप इसको थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा पीक डिस्चार्ज का। मान लीजिए यहाँ पर रेनफॉल है, ठीक है। तो जब भी अपन प्लॉट करेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन जैसा कर्व मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ऑन इंक्रीजिंग द रेनफॉल द रिटर्न पीरियड इज ऑल्सो इंक्रीजेस करस्पॉन्डिंगली। अगर इसको दूसरे शब्दों में बोलूं कि कोई लोअर डेप्थ की रेनफॉल है, मान लीजिए कि कोई लोअर वैल्यू है, उसकी रिपीट होने की संभावना ज्यादा होंगी, ठीक है। बट जो हायर डेप्थ ऑफ द रेनफॉल है उनकी रिपीट होने की संभावनाएं कम होगी, ठीक है। तो जो जिसकी रिपीट होने की संभावना कम है तो मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वो मोर फ्रिक्वेंट है। और मोर फ्रिक्वेंट है इसका मतलब है कि जो टाइम पीरियड है उनके बीच में ऑकरेंसेस का वो कम है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिलेशन आ जाती है प्रोबेबिलिटी की, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिटर्न पीरियड के, बट दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ द रेनफॉल या इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल। इस केस में अपन ले रहे हैं डेप्थ ऑफ द रेनफॉल, ठीक है। तो हायर डेप्थ ऑफ द रेनफॉल हैज द लोएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस बट इट हैज द हाईएस्ट रिटर्न इंटरवल, ओके। तो इसमें अगर अपने पास जैसे 30 ईयर्स का रेनफॉल डेटा था अपने पास, 30 ईयर्स के लिए अपन ने मान लिए कि मैक्सिमम जो रिटर्न पीरियड इसका मिला है, अचीव हुआ है अपने पास, वो हुआ है समवन अराउंड 20 ईयर्स का, ठीक है, जो अपन को टेबल में फाइंड आउट कर सकते हैं अपन। अब इस कर्व को अपन एक स्ट्रेट लाइन में पहले ज्वाइन करते हैं और इसको अपन एक्स्ट्रापोलेट करके इस कर्व के हेल्प से अपन किसी भी रिटर्न पीरियड के लिए कोई भी मैग्नीट्यूड ऑफ द रेनफॉल फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अपन ये बोले कि अगर अपने पास ये कर्व अपन ने ड्रॉ कर लिया है और अपन ने इस लाइन को एक्स्ट्रापोलेट किया है, तो कोई अगर जैसे अपन को कोई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है जिसमें आपसे ये पूछे कि 200 ईयर्स या 500 ईयर्स के लिए अगर रिटर्न पीरियड लेना है तो उसके लिए अपने पास डेप्थ ऑफ द रेनफॉल कितनी होगी, तो इस कर्व को यूज करके एक्स्ट्रापोलेशन से अपन इजीली फाउंड आउट कर सकते हैं कि किस रिटर्न पीरियड के करस्पॉन्डिंगली कितनी रेनफॉल डेप्थ, डिजाइन वैल्यू ऑफ द रेनफॉल डेप्थ होगी, ठीक है। तो ये है फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। इसका डिटेल डिस्कशन अपन आगे वाली स्लाइड्स में करेंगे। तो इसी से रिलेट करके आईडीएफ कर्व है, इंटेंसिटी ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। तो इस फ्रीक्वेंसी की जो थ्योरी है उसको अगर इंटेंसिटी और ड्यूरेशन की रिलेशन में अगर अपन डालते हैं, उसके साथ उसको मर्ज करते हैं तो फिर अपन को आईडीएफ कर्व मिलते हैं। आईडीएफ कर्व में अपन को ये पता है, पहले भी आपको डिस्कस किए थे अपन ने, कि इंटेंसिटी और द डेप्थ ऑफ द रेनफॉल, ओके, है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिटर्न पीरियड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, ठीक है। क्योंकि हाई इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल की चांसेस होने बहुत कम रहेंगे, तो जितनी हाई इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल जितनी ग्रेटर वैल्यू होगी, द चांसेस ऑफ द ऑकरेंस इज लेस एंड द रिटर्न पीरियड इज मोर, ओके। तो इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिटर्न पीरियड, बट इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ड्यूरेशन, ये अपन को पता है, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोबेबिलिटी, ओके। तो अगर एक अपन ड्राफ्ट कर्व ड्रॉ करेंगे इंटेंसिटी वर्सेस ड्यूरेशन के बीच में, तो अपन देख रहे हैं डिक्रीजिंग ट्रेंड में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ड्यूरेशन इज डिक्रीजेस, बट
इट इज इंक्रीजेस विद टाइम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 ईयर्स के लिए है, देन 5 ईयर्स के लिए, देन 10 ईयर्स के लिए, 25 ईयर्स के लिए, 50 एंड 100 ईयर्स के लिए। तो इंटेंसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन रिटर्न पीरियड बट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द ड्यूरेशन। ओके, तो इस कर्व को अपन बोलते हैं आईडीएफ कर्व। अब इन कर्व्स का यूज क्या है? इन कर्व का यूज ये है, सेम जो डेड कर्व का अपन ने यूज किए थे डिजाइन वैल्यू ऑफ द रेनफॉल निकालने के लिए, वहां स्टॉर्म स्टडीज था, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस की स्टडी है। ओके, तो इसमें क्या है कि अपन कोई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर डिजाइन करना है और उस हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की रिस्क या रिलायबिलिटी अपन डिसाइड करते हैं उसके रिटर्न इंटरवल से, कि उसका रिटर्न इंटरवल कितना होगा। अगर कोई बहुत रिस्की स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जिसकी रिलायबिलिटी अपन को ज्यादा चाहिए, जैसे कोई डैम कंस्ट्रक्शन है, तो उसका रिटर्न पीरियड अपन हाईएस्ट लेते हैं, जैसे 100 ईयर्स, 200 ईयर, 300। बट जैसे कोई छोटे स्ट्रक्चर है जैसे चेक डैम्स हैं, छोटे पॉन्ड्स हैं, तो उनका रिटर्न पीरियड अपन स्लो कम लेते हैं, जो कि उसमें रिस्क कम है, उसकी रिलायबिलिटी थोड़ी कम अपन कंसिडर कर सकते हैं। उस केस में क्या होता है कि अगर अपन को रिटर्न पीरियड पता है किसी भी स्ट्रक्चर का, तो उसकी डिजाइंड वैल्यू ऑफ द इंटेंसिटी क्या होगी, ये अपन फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो ये फॉर्मूला है I is equal to k to the power x and d plus a to the power n, where the I is the intensity of the rainfall, t is the return period in years, d is the duration of the rainfall in hours, and k, a and xn ये कांस्टेंट होती है और ये डिपेंड करते हैं एरिया पे, एरिया कैरेक्टरिस्टिक्स पे, एंड ऑल्सो डिपेंड अपॉन द हिस्टोरिक डेटा ऑफ द रेनफॉल। तो ये पूरा एनालिसिस होता है, एनालिसिस होने के बाद में के ए एक्स एन की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट होती है। तो काफी पेपर्स आप लिटरेचर में इनकी वैल्यूज मिल जाएगी अलग अलग रीजंस के लिए। तो अगर अपन को रिटर्न पीरियड किसी भी स्ट्रक्चर का पता है, तो अपन उसमें डिजाइन इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द रेनफॉल भी गिवन होती है और इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल, ये ड्यूरेशन ऑफ द रेनफॉल अपन आगे पढ़ेंगे रन ऑफ में, तो टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के बराबर लेते हैं, क्योंकि उसी टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पर ही अपना मैक्सिमम पीक रेट ऑफ रन ऑफ अचीव होता है। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड को अपन टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के बराबर लेते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे लास्ट टॉपिक है डेटा एनालिसिस का, पीएमपी। तो प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन है वो आईडीएफ कर्व या फ्रीक्वेंसी एनालिसिस की एक अपर स्टेप है, एक ऊपर की स्टेप है ये। इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम प्रोबेबल प्रेसिपिटेशन जो हो सकता है पॉसिबल हो, ये उसी केसेस में इसका यूज होता है जहां पर कंडीशंस जिसके फेलियर के कारण बहुत कैटेस्ट्रॉफिक हो सकती है। जैसे कोई डैम कंस्ट्रक्शन है, काफी बड़ा डैम है जिसकी फेलियर के कारण बहुत बड़ी जनहानि हो सकती है, काफी लोग उसमें कैटेस्ट्रॉफिक हो सकती है कंडीशन। उस केसेस में अपन सेफ्टी पर्पज से फ्रीक्वेंसी एनालिसिस रिलायबल है, बट अपन प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन का यूज करते हैं। तो प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन का फॉर्मूला है पीएमपी इज इक्वल टू पी बार इंटू प्लस के सिग्मा। के कांस्टेंट है और सिग्मा है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द हिस्टोरिक डाटा ऑफ द रेनफॉल इस पर्टिकुलर एरिया का। ठीक है, तो के जो कांस्टेंट होता है, जो कि यूजुअली होता है इक्विवेलेंट टू, इसकी वैल्यू लगभग 15 के बराबर लेते हैं, और इससे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि मैक्सिमम प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन कितनी होगी वहां पर। ओके, तो ये है अपना एंड ऑफ द लेक्चर 2। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्शंस के बारे में, लॉसेस के बारे में। थैंक यू। आपको किसी को भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, और नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड करूंगा मैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। थैंक यू।